जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम सीटेट 2023 की बेहतरीन रणनीति और हिंदी के जो 30 क्वेश्चंस हमारे आते हैं उसका सिलेबस और किस किस तरह के क्वेश्चंस की हमारी वैरायटी है उन सब के बारे में हम सीक्वेंस में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अपने आप में 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि लगभग प्यारे दोस्तों 30 में से 10 क्वेश्चंस इसी 1-1.5 घंटे की क्लास से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आज की जो क्लास है उसका मेन पर्पज़ हमारा ये है कि एक तो हमें क्वेश्चंस की वैरायटी का पता हो, हमें अपने पूरे सिलेबस का पता हो, हिंदी का कहाँ से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ के साथ इस बैच की आपको खूबी और इसकी विशेषताएँ क्या हैं इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पे सीटेट 2023 का हमने एक टारगेट बैच कैरियरविल ऐप पे लॉन्च किया है जिसमें हम दोनों पेपर की तैयारी करा रहे हैं। पेपर फर्स्ट 1 to 5th वालों के लिए, पेपर सेकंड 6 to 8 का जो टीचर बनना चाहता है उनके लिए। और जैसे कि आप सबको पता है सीटेट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचिंग की वैकेंसी होती है उनके लिए ही वैलिड नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के, वहाँ पर भी सीटेट को वैलिड किया गया है, जैसे कि यूपी और बिहार राज्य के अंतर्गत। इसलिए सीटेट में अच्छा स्कोर होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यूपी के अंदर जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें सीटेट के नंबर को कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हमें केवल सीटेट को पास नहीं करना है, बल्कि लगभग 130 प्लस क्वेश्चन सही करके हमें 130 से ज़्यादा अंक इसमें हासिल करने हैं 150 में से। सीटेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आज हमें तय कर लेना है कि हमें 150 के 150 क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आप 1 to 5th का दे रहे हो पेपर या 6 to 8 का या फिर दोनों दे रहे हो। साथ के साथ साइंस वाले या एसएसटी वाले, साइंस मैथ वाले बच्चों को भी आज रिक्वेस्ट करता हूं कि 150 के 150 क्वेश्चन आपको टाइमली अटेम्प्ट करने हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट में आपको वो सारे सोल्व करने हैं। 5 मई को प्यारे दोस्तों हमने ये बैच निकाला, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अभी भी चल रहे हैं 500 रुपया छूट के साथ। इसमें जो सीटेट 2023 पेपर फर्स्ट है 1799 इसकी फ़ीस है और इस पर 500 रुपये का डिस्काउंट अभी भी है। तो इस सप्ताह तक आप ज़्यादा लेट नहीं करोगे, तमाम वे बच्चे जिनको ये बैच परचेज करना है 500 रुपया छूट के साथ आप अभी भी इस बैच को परचेज कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे जो हमारा पेपर 2 है ये भी 1799 है, लेकिन इस पर भी 500 रुपया की छूट है। 500 रुपये छूट के साथ आप इसमें भी अभी अपने आप को रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। इसके साथ जिसको पेपर दोनों देने हैं 1 to 5th और 6 to 8 उनको भी 1999 में 500 रुपये की छूट के साथ अभी भी ये बैच आप परचेज कर सकते हो। कैरियरविल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप होम पेज पे जाइए कैरियरविल ऐप के, वहाँ सीटेट 2023 वाला हमारा एक बैच है, उसको जैसे क्लिक करोगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा और तमाम पीडीएफ, क्लास नोट्स, प्रिंट्स नोट्स और ई बुक वो सारी की सारी आपको वहाँ दिखाई देगी। और उनकी डेमो क्लास अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्रत्येक टीचर की डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं। अभी हम बारी बारी से अपनी सारी डेमो क्लास यहाँ पे आपको देंगे। जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में जो भी सेक्शन वो सीटेट का ले रहे हैं सारे टीचरों की आपकी डेमो क्लास देंगे। और साथ के साथ ऐप पे आपकी कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास सभी सब्जेक्ट की आपकी होगी। सीटेट के एग्जाम से पहले आपका कोर्स पूरा होगा, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको ई बुक देंगे, क्लास नोट्स देंगे, प्रिंट्स नोट्स देंगे, आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी भी 500 रुपया की छूट हम इन तीनों कोर्स पे दे रहे हैं, जिसको 1 to 5th लेना है पेपर फर्स्ट, जिसको 6 to 8 पेपर सेकंड और जिसको हमें दोनों पेपर परचेज करने हैं वो भी ले सकता है। बीएड वाले कैंडिडेट दोनों पेपर दे, अभी वो कोर्ट में केस पड़ा है, उसका डिसीजन क्या आएगा उस पर आपको नहीं जाना है, लेकिन आपके पास पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको ध्यान रखना है अलग अलग स्टेट की अपनी अलग पॉलिसी होती है। हो सकता है वो बीएड वालों को कंसीडर कर ले, जैसे यूपी में हमेशा पिछली कई भर्तियों में बीएड वालों को प्राइमरी टीचर का बनने का मौका दिया गया, ऐसे ही बिहार के अंतर्गत भी बीएड वालों को प्राइमरी टीचर का मौका दिया जा रहा है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों फार्म भरें। अगर आपने बीएड और ग्रेजुएशन किया है, केवल आपने डाइट किया तो भी आप फार्म भरें। डाइट वाले बच्चे ये मान के ना चले केवल हम 1 to 5th के ही टीचर हैं, आप 6 to 8 के जो अलग अलग स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कूल्स होते हैं उनमें भी आप टीचर बन सकते हो। जिन्होंने 12th के बाद डाइट किया है, डीएलएड किया है, इसके साथ बीएलएड किया हुए तमाम बच्चे 6 to 8 में भी फार्म भर सकते हैं फाइनली सरकारी नौकरी लेने के लिए।
तो यहाँ पर ये तमाम टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं बारी बारी से। इन सब टीचरों की प्यारे दोस्तों यहाँ डेमो क्लास होगी और आज से हमने ये बैच में आपकी क्लासें शुरू कर दी हैं। डेमो क्लास आपकी इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू रहेगी। तो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र इसको हम लेके आए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमें अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा कि CTET 2023 का जो हमारा सिलेबस है, CTET 2023 के सिलेबस के अंदर आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो हमारे यहाँ क्वेश्चंस जो आएंगे हिंदी भाषा के, चाहे आपने वो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिया हो, हिंदी भाषा फर्स्ट हो या फिर प्यारे दोस्तों हिंदी भाषा आपने सेकंड ली हो, तो कोई भी आपने भाषा का चयन किया हो हिंदी को फर्स्ट या सेकंड, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होंगे, 30 के ही 30 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और सही क्वेश्चन जो मिनिमम करके आने हैं आपको वो करके आने हैं 27। इससे नीचे का स्कोर अगर हिंदी में होता है इसका मतलब फिर वो खुद टीचर बनना नहीं चाहती। ये मिनिमम स्कोर है 27 हमेशा 30 में से। अब ये 27 आप कैसे करोगे, 30 में से 30 सही कैसे करोगे, उसकी आपके पास रणनीति होनी चाहिए, उसकी स्मार्टनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे 30, इसमें हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र जिसको कहते हैं पेडागोजी। एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा बशर्ते आप पेशेंस रखोगे। कमेंट के हर कमेंट के आंसर मिलेंगे बशर्ते आप पूरी क्लास अटेंड करोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं 15 हिंदी शिक्षण शास्त्र के, इसके साथ दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो गद्यांश के होते हैं और दूसरा होता है हमारा काव्यांश जिसको पद्यांश भी कहा जाता है। गद्यांश और काव्यांश के जो क्वेश्चंस होंगे वो होते हैं हमारे 15 क्वेश्चंस। अब ये 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसके टॉपिक कौन कौन से हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम करा के विद सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ आपके पूछे जाए। हम यहाँ आपको आज गद्यांश और काव्यांश भी कराएंगे। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, लगभग यहाँ पे 8+7 का कई बार रेशियो रहता था। अभी जब से ऑनलाइन एग्जाम होने शुरू हुए हैं, पहले जब ऑफलाइन एग्जाम थे तब ये 9 और 6 का रेशियो रहता था। ये 8 क्वेश्चन हमारे गद्यांश के और 7 क्वेश्चन काव्यांश के। कई बार ऐसा पूछा जाता है, पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे 9 और 6 का रेशियो रहता था, ये रेशियो घट बढ़ जाता है। कई बार इधर 7 हो जाते हैं तो इधर 8 हो जाते हैं। उस पर हमें नहीं जाना है, हमें गद्यांश और काव्यांश की दोनों की ही तैयारी करनी है। क्वेश्चन वहाँ से 5 आए या फिर वहाँ से प्यारे दोस्तों 8 आए, तरीका प्यारे दोस्तों हमारा वही रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले था ऑफलाइन में 9 और 6, फिलहाल का जो चल रहा है एवरेज 8 और 7 और कई बार 7 और 8 का भी पूछा जाता है। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आखिरकार इसमें हमें कौन कौन से सेक्शन पे ध्यान देना है। एक तो हमें यहाँ हिंदी शिक्षण शास्त्र पेडागोजी पे ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है हिंदी के अंतर्गत, हिंदी शिक्षण शास्त्र। तो हिंदी शिक्षण शास्त्र के जो क्वेश्चंस हैं ना वो कम आएंगे ना ज़्यादा, वो फिक्स हैं और वो हैं हमारे 15 क्वेश्चंस। दूसरी जो चीज़ है वो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे प्यारे दोस्तों गद्यांश की विषय वस्तु, गद्यांश जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है, ये अपठित होगा, बिना पढ़ा हुआ आएगा, NCERT की बुक से फ़िलहाल नहीं आते हैं। तो गद्यांश से जो क्वेश्चंस होंगे ये मान के चलते हैं हम, जिसको हम अनुच्छेद भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैराग्राफ भी कहते हैं। अपठित अवबोध भी इसी को कहते हैं, अपठित अवबोध। हालांकि कोशिश ये होती है कि पढ़ा हुआ आए, लेकिन ऑनलाइन में जब से पूछा जा रहा है वो पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो प्यारे दोस्तों 7 से लेके 9 क्वेश्चंस होंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो काव्यांश होंगे, यहाँ जो काव्यांश होंगे, इन काव्यांश से जिसको हम यहाँ पे कविता भी कहते हैं और इसी को प्यारे दोस्तों पद्यांश भी कहा जाता है। ये NCERT की जो 7th 8th की बुक है उसमें से हमेशा मिलता है जो काव्यांश और कविता होते हैं, इसलिए NCERT की बुक के लिए आपको वो कंटेंट यहाँ पे तैयार करना है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 8 भी हो सकते हैं और कई बार मिनिमम 6 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, इन दोनों में जो क्वेश्चंस आएंगे प्यारे दोस्तों लगभग आपको ध्यान रखना है यहाँ 4 से लेके
यहाँ 3 से लेके 5% आपके व्याकरण और शब्दावली के आते हैं। इन दोनों के अंतर्गत 3 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा जो अपने आप को यहाँ आपको तैयार करना है वो तैयार करना है आपको शब्दावली। तो यहाँ शब्दावली के अंतर्गत आते हैं आपके टॉपिक विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। शब्दावली में एक तो विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची से क्वेश्चंस होगा, शब्दार्थ का क्वेश्चंस होगा। ये सब शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पूछा जाता है। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी और एकार्थी, एक आर्थी के क्वेश्चंस भी होंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये आपको तैयार रखने हैं, एक आर्थी और अनेक आर्थी शब्द, एक आर्थी और अनेक आर्थी। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले 3 टॉपिक के होते हैं। विलोम शब्द जिसको विरुद्धार्थक विपरीतार्थी कहते हैं, पर्यायवाची जिसको समानार्थी कहते हैं, ठीक है, और शाब्दिक अर्थ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से होते हैं। लेकिन अगर मैं पूरे सीटेट की बात करता हूँ तो इनमें प्यारे दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो ये मान के चलना है आपको 2 से लेके 3%, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। 3 से ज़्यादा कभी भी इस शब्दावली वाले सेक्शन से यहाँ प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आपका और आता है और वो सेक्शन है आपका हिंदी ग्रामर। तो यहाँ हिंदी व्याकरण का जो रोल है, हिंदी व्याकरण का जो रोल है, हिंदी व्याकरण का वो रोल भी प्यारे दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है। 2 से लेके 3 में यहीं पे लिख लेता हूँ, 2 से लेके 3, 2 से 3% आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3% आपके हिंदी व्याकरण के होंगे। व्याकरण के जो टॉपिक होंगे उसके अंतर्गत वो क्या क्या पूछेंगे आपसे, जैसे उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन हो गया, उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन हो गया, वाक्य का क्वेश्चन हो गया, काल का प्रश्न हो गया, समास का प्रश्न हो गया, संधि का प्रश्न हो गया, वर्णमाला नहीं आई है अब तक, ठीक है। इसके साथ संज्ञा सर्वनाम का प्रश्न हो गया, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण का प्रश्न हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया का प्रश्न हुआ, अव्यय और निपात। ज़्यादातर ये टॉपिक सीटेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम जब से हो रहे हैं तो ज़्यादातर इन ग्रामर के टॉपिक में से ही ये आपके 2 से 3% पूछे जाते हैं। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। अगर हमें पता है कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, उसका हमारा क्या सिलेबस है, तो प्यारे दोस्तों फिर हमारा काम आसान हो जाता है। फिर हम सिलेबस को सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, अनाप शनाप चीज़ नहीं पढ़ते हैं। सीटेट का टोटल गेम 150 क्वेश्चंस का, ईमानदारी से बता रहे हैं, केवल 1.5 महीने का है। 1.5 महीने से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप सिलेबस को ध्यान में रख के क्वेश्चंस की वेराइटी को पहचान कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे अनाप शनाप कुछ भी चीज़ पढ़ लेते हैं। सीटेट अपने आप में बाकी जो टेट होते हैं, हमारे यूपी टेट हैं, रीट हैं, इसके बाद बिहार टेट है, एच टेट है, उनसे एकदम डिफरेंट सिलेबस है। यहाँ चीज़ें अलग पूछी जाती है, बाकी जगह अलग। यहाँ ग्रामर का जो रोल होता है 2 से 3% का होता है, जो कि गद्यांश और पद्यांश में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ यहाँ शब्दावली का रोल 2 से 3% होते हैं, जबकि बाकी जगह यही ग्रामर और शब्दावली कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन 30 में से पूछे जाते हैं, रीट और एच टेट, यूपी टेट और बिहार टेट के अंतर्गत। तो यहाँ मेन गेम पैडागोजी का है। इसके बाद हमारा जो है गद्यांश और काव्यांश से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ मिनिमम हमने क्या कहा 3, तो यहाँ पे 2 और 2 आगे 4 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हैं, तो 3 और 3 6 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 से लेके 6% तक यहाँ पे पूछे हैं। लेकिन एवरेज जो देखा गया है अलग अलग पेपर में, चाहे वो 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 का, मैं केवल किसी एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों पेपर का एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसीलिए आपको ग्रामर केवल पढ़ना है प्यारे दोस्तों 2 से 3 प्रश्नों के लिए, शब्दावली आपको तैयार करनी है केवल 2 से 3 प्रश्नों के लिए। यहाँ पे गद्यांश और काव्यांश की जो हम प्रैक्टिस करेंगे, काव्यांश लेंगे NCERT की बुक से, तो उसको कैसे हमें आंसर करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन पेडागोजी के किस किस टॉपिक से आते हैं, उन टॉपिक के बारे में अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे। बात करते हैं प्यारे दोस्तों इस काव्यांश कविता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से, उन क्वेश्चंस की वैरायटी क्या होती है। जब तक हमें वो पता नहीं होता है तो हमसे यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके क्वेश्चनों को गलत करते हैं, इसीलिए इसमें एक और सेक्शन आता है और वो सेक्शन है, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो सेक्शन है काव्य का, जिसके अंदर रस छंद अलंकार पूछे जाते हैं। वो सेक्शन हमारा किसका है, काव्य का सेक्शन है। यहीं पे इसी के अंतर्गत 6 पॉइंट है आपका काव्य, और काव्य में ज़्यादातर जो पूछा गया है अब तक वो अलंकार के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार आपको रस और छंद ये भी तैयार करना है। इसका जो रोल होगा वो 1 से लेके 2 प्रश्न होगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, 1 से 2 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे इसके नहीं आएंगे। इनके अलावा ना तो सीटेट में आज तक कुछ पूछा गया है और ना कुछ पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जितने भी क्लासें ऐप पे होगी सारी की सारी क्लासें प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना है लाइव होगी। हम छोटे छोटे बच्चों की तरह आके यहाँ डेट नहीं डालेंगे कि आज 8 तारीख है, मई का महीना है, 2023 चल रहा है और सुबह 9:45 की ये क्लास है। मेरी हिंदी की क्लास अपने ऐप कैरियरविल पर जो होती है वो 9:45 से लेकर 11 बजे तक होती है। वो रेगुलर आपकी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें पहले मैं हिंदी को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद संस्कृत जो लैंग्वेज के रूप में सुनेगा, सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, तो फिर मैं संस्कृत की तैयारी कराऊंगा। तो 2 लैंग्वेज को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ, हिंदी और संस्कृत, और दोनों के आएंगे 60 क्वेश्चन, और 60 में से आपको वहाँ करके आने हैं कम से कम 55 क्वेश्चन सही। तो ये था आपका सिलेबस, यही आपका हिंदी का भी संस्कृत का भी सिलेबस है। तो उसी तरह वहाँ भी संस्कृत में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे, गद्यांश अनुच्छेद होंगे। यहाँ प्यारे दोस्तों जहाँ संस्कृत के श्लोक आएंगे वो भी एनसीईआरटी की बुक से आएंगे 100%, जो रुचिरा भाग 2 भाग 3 बुक है संस्कृत की, उसी से यहाँ श्लोक लेंगे 3-4, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज की बात करते हो तो आपको 15 क्वेश्चन पेडागोजी, गद्यांश अनुच्छेद से 7 से 9 क्वेश्चंस, काव्यांश से 8 से 6 क्वेश्चंस, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस, ठीक है। वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन 1-2 घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ग्रामर का है, शब्दावली के क्वेश्चन जो आते हैं 2 से 3 हैं, हिंदी व्याकरण का रोल 2 से 3 क्वेश्चन, रस छंद अलंकार का रोल 1 से 2, क्योंकि ये जो अलंकार पूछा जाएगा इस काव्यांश कविता वाली पंक्ति देगा उसमें आपसे अलंकार पूछेगा। ये था आपका हिंदी का सिलेबस। तो ये था आपकी हिंदी की विषय वस्तु। हिंदी और संस्कृत दोनों का ही आपको बस यहाँ इस काव्यांश की जगह श्लोक आएगा संस्कृत में, बाकी चीज़ें AITG रहती है। ग्रामर के क्वेश्चन भी लगभग इन्हीं टॉपिक से होते हैं। हिंदी का पाठ्यक्रम जिसमें आपको करके आने हैं 30 क्वेश्चन और सही करने हैं मिनिमम 27 क्वेश्चन। तो 30 में से अगर 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप घर पे आके ठीक करोगे, कुछ बच्चे रास्ते में आके ठीक करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सिलेबस की क्लियरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चनों की, किस तरीके के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए। हाल फिलहाल जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, जब NTA ने एक बार शुरुआत की थी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की, लेकिन वो सही तरीके से नहीं करा पाया। फिर TCS कंपनी को जिम्मेदारी दी गई और TCS कंपनी ने जब से जिम्मेदारी संभाली है आपके CTET ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की, उसकी क्वेश्चन बैंक में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं वो एक अच्छे टीचर को बहुत अच्छी तरीके से पता होते हैं। तो अगर आप ये फोकस कर गए कि TCS कंपनी के क्वेश्चंस की बैंक में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे हमें पता होता है SBI बैंक जो होते हैं या पंजाब नेशनल बैंक, उसमें 2000 का भी नोट है, 500 का भी है, 100 का भी है, 50 वाला भी नोट है, 20 वाला भी और 10 वाला है, 30 और 40 रुपए वाला कोई नोट वहाँ बैंक में नहीं है। ऐसे ही जो कंपनियाँ होती है, हमारी जो टाटा कंसल्ट कंपनी है जो ऑनलाइन एग्जाम कराती है, उसमें वहाँ क्वेश्चंस बैंक में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर उस पर हमारा फोकस हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, 100% आप अपना वही तैयार करके जाओगे जो सिलेबस हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो यहाँ टॉपिक वाइज भी देखते हैं चीज़ों को और साथ के साथ में इसके लॉजिक भी समझेंगे। भाषा शिक्षक के नाते भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
आप प्राथमिकता दोगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, कमेंट लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं, वे सारी जिज्ञासा, वे दुविधाएं दूर कब होगी? जब आप क्लास अटेंड करोगे, जब आप पढ़ोगे। क्योंकि आप केवल और केवल सीटेट के पर्पज से सारी चीज़ें पूछ रहे हो, हम भी आपको सीटेट ही पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़कर ही इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मिल सकता है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो। तो आप लैंग्वेज फर्स्ट कोई लो, लैंग्वेज सेकंड कोई लो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो आपने लैंग्वेज ली है उसमें पहले से आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है और बाद में आप उसको कितने लेवल पर सीख सकते हो। तो वहाँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन आप किस लैंग्वेज में से सही कर रहे हो। जिसके क्वेश्चन ज़्यादा सही कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वही आपको फाइनल सीटेट में ज़्यादा नंबर दिलाने में सक्सेस रहेगी। कोशिश करो जिनकी इंग्लिश वीक है वो संस्कृत ले ले, बिना डरे, बिना किसी संशय के। संस्कृत में भी वही आपका स्कोर रहेगा जो स्कोर आपका हिंदी में रहने वाला है। तो भाषा शिक्षक के नाते भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप प्राथमिकता दोगे। तो किससे प्राथमिकता देंगे? भाषा की पाठ्य पुस्तक को। वो तो अधिगम के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन होता है बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, बच्चे के भाषा प्रयोग, भाषा दक्षता को बढ़ाना, बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता को सुधारना। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा के परिवेश। तो भाषा शिक्षक के नाते भाषा का परिवेश अपने आप में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। भाषा का परिवेश क्या है? बच्चे के घर परिवार पे, बच्चे की रिश्तेदारी, उसकी मार्केट, उसका बाजार, रेलवे स्टेशन, जहाँ से बच्चा अपने आप को जोड़ पाता है वो सब उसका बच्चे के भाषा परिवेश है। चाहे वो क्लास के अंदर का हो, क्लास के बाहर, विद्यालय के अंदर का हो या फिर विद्यालय के बाहर। राइट आंसर हो गया बी। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बालक से कहना कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो भाषा की कक्षा में अगर हम बालक को कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई गीत अपनी भाषा में सुनाओ, तो हम बहुभाषिकता को पोषित कर रहे हैं, मानक भाषा में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, कक्षा में माहौल को अव्यवस्थित कर रहे हैं, बालकों को असहज कर रहे हैं। तो इसमें तो जो ये असहज आया है, अव्यवस्थित आया है और अवरोध आया, ये कभी भी अधिगम और विकास नहीं बढ़ा सकते भाषा का। इसलिए तीनों तो ये नहीं होंगे। तो क्या है? बहुभाषिकता का पोषण कर रहा है, अर्थात हम सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करके हम उसको एक द्वितीय लैंग्वेज, जिसको कहते हैं सेकंड लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, उसको अचीवमेंट कराना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही है कि 1 to 5, 6 to 8 में बच्चा कम से कम 2 से 3 भाषाओं पे अपनी पकड़ करे, ताकि उसको कम्युनिकेशन स्किल उसका जल्दी विकसित हो जाए, अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो जाए। राइट आंसर हो गया आपका ए। अध्यापक बालक को पेड़ के बारे में बताता है। इस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति का विकास का पहला चरण क्या है? पेड़ के बारे में बता रहा है कि इसकी ये जड़ है, इस पे ये तना है, इस पे ये टहनियाँ लगी हुई हैं, टहनियाँ पे पत्ते हैं, फल फूल हैं, ये इस पे फल आ गया। तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीटेट के अंदर। कई बार तो वो ये पूछ लेगा कि उस तरीके से बता रहे हैं किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, संश्लेषण का कि विश्लेषण का। तो जब इस तरीके से बता रहे हैं तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे विश्लेषण का प्रयोग कर रहा है। ये जड़ है, ये तना है, ये टहनियाँ हैं, वो विश्लेषण कहलाता है जब टुकड़ों में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति के विकास का पहला चरण क्या है? पेड़ शब्द को याद कराना बिल्कुल नहीं है, सुने हुए को सीधे ग्रहण कर लेना ये भी नहीं है, ध्वनि प्रतीकों का निर्माण करना। तो ध्वनि प्रतीक क्या है? हमारे शब्द हैं। तो शब्दों की जानकारी दे रहा है। पेड़ हमारा टॉपिक है, पेड़ के बारे में बता रहा है, शब्दों की जानकारी करा। ध्वनि प्रतीक का मतलब वर्ण नहीं है, ध्वनि प्रतीकों का मतलब यहाँ शब्द और उसके अर्थ से होता है। तो यथार्थ उसके शब्द भंडार में वृद्धि कर रहा है या फिर ध्वनि प्रतीकों का निर्माण कर रहा है। राइट आंसर हो गया आपका सी। कक्षा 7 की एक शिक्षिका कविता शिक्षण के आकलन के दौरान अधिक महत्व देती है। कविता मतलब पोयम, जिसको हम पोएट्री भी कहते हैं, काव्यांश भी कहते हैं। तो यहाँ आपको 1 to 5, 6 to 8 दोनों के मैं क्वेश्चन से लेके आया हूँ। बच्चे ये ना समझे कि ये 1 to 5 के नहीं हैं, केवल 6 to 8 के हैं। दोनों पे जो टॉपिक आते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कविता शिक्षण के आकलन मतलब असेसमेंट के दौरान कौन सा महत्व देगी? सहस्वर पठन को, 7 की शिक्षिका, ठीक है, सहस्वर पठन को, अलंकार छंद के ज्ञान को, भाव ग्रहण को, शुद्ध उच्चारण को। कविता शिक्षण के पीछे हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है उस कविता के भाव को समझना। क्योंकि कविता का जो विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या है? उसके रसानुभूति कराना, उसके को जो अनुभव ज्ञान है उसको बढ़ाना,
ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे को आनंद की प्राप्ति कराना और भाव ग्रहण अर्थात उसका सार उद्देश्य कविता का भाव ग्रहण कराना। राइट आंसर हो गया आपका सी। तो जब भी हम कविता पढ़ाते हैं तो कविता हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चा सबसे पहले कविता शिक्षण के रूप में ही अपने आप को सहज महसूस कर पाता है, क्योंकि उसमें वो आनंद लेता है, साथ के साथ वो रसा अनुभूति करता है। इसके साथ वो कविता के भाव को ग्रहण करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है, ताकि हम कविता शिक्षण के माध्यम से बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति को विकसित कर सकें। ये भी एक उद्देश्य होता है कविता शिक्षण का। राइट आंसर हो गया सी। भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा आकलन किए जाने का उद्देश्य, आकलन मतलब असेसमेंट, आकलन किए जाने का उद्देश्य होना चाहिए बालक के ज्ञान की परीक्षा लेना। कभी भी ध्यान ये रखना है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जब भी वो किसी ऑप्शन में आती है तो कभी भी किसी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परीक्षा लेना हो गया, तो अगर किसी ऑप्शन में परीक्षा लेना है तो किसी क्वेश्चन का भी राइट आंसर नहीं बनेगा। किसी में प्यारे दोस्तों याद करना हो गया, याद करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंठस्थीकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कंठस्थीकरण अर्थात वो कंठस्थ कर रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ कम प्रभावशाली हो जाए, कम प्रभावशाली अर्थात किसी एक्टिविटी का बहुत कम प्रभाव पड़ रहा हो, उसको भी नहीं हम प्यारे दोस्तों कर सकते। जहाँ हम बच्चे को डायरेक्ट व्याकरण की बहुत अधिक जानकारी दे रहे हो, व्याकरण की शिक्षा, ये भी किसी क्वेश्चंस का राइट आंसर नहीं हो सकता अगर व्याकरण की शिक्षा को हम दे रहे हैं। अगर हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं, उसका हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी बच्चा यहाँ पे चीज़ों को नहीं वो कर पाएगा। और साथ के साथ अगर हम ज़्यादातर अमूर्त विषय वस्तु के बारे में बच्चे को बता रहे हैं, अमूर्त विषय के बारे में जिसका बच्चा प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं कर पाता है, तो इस तरह से 1 to 5, 6 to 8 के कुछ क्वेश्चनों में जो कि किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में अगर आते हैं, खासकर लैंग्वेज की पेडागोजी में, परीक्षा लेना, याद करना, कंठस्थी करना, कम प्रभावशाली, व्याकरण की शिक्षा, व्याख्यान विधि, अमूर्त विषय को उठाया गया। यहाँ से बच्चा डायरेक्ट नहीं सीख पाएगा। हमारी क्लास के अंतर्गत अगर 40 बच्चे हैं, उन 40 में से अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे होते हैं। कुछ 2% प्रतिभाशाली है, 4% सृजनशील बच्चे हैं, इसके बाद कुछ बैकवर्ड बच्चे हैं, कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, कुछ मानसिक रूप से अस्थिर है, कुछ शारीरिक विकलांग है, कुछ मानसिक विकलांग है, कुछ बाल अपराधी है, कुछ कुंठा से ग्रसित है, कुछ संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो ये जो अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालक हमारी क्लास के अंदर बैठे हैं, हमें सब पे काम करना होता है, सबका साथ सबका विकास करना होता है। तो इसीलिए वहाँ पर अगर हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरी क्लास को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन से के जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई एक दिखाई दे, कहीं मात्र आ जाए, कहीं केवल आ जाए, कहीं सीमा निर्धारित कर दे कि इसमें से केवल एक, सीमा का निर्धारण हो, सीमा का निर्धारण अगर हो गया कि इनमें से को केवल एक है, तो क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। जितने आप विविध अवसर दोगे, जितने अलग अलग ढंग से पढ़ाओगे, उतना ही हर तरीके से बच्चा का अचीवमेंट बढ़ेगा। लेकिन जब ने आपने लिमिटेशन उसका दायरा कर दिया, सीमित कर दिया, जहाँ मात्र आ गया, केवल आ गया, अगर मान के चलो आप केवल सुनवा रहे हो तो वो किसी का राइट आंसर बनेगा नहीं। आप सुनवार बुलवा रहे तो वो राइट आंसर बन सकता है, और जहाँ सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, तो फिर राइट आंसर वो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार हम क्लास को किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे थे, केवल बच्चा शारीरिक मूवमेंट कर रहा था, उसके बौद्धिक स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा था, बच्चा क्रिया कर ही नहीं रहा था, तो उस कंडीशन में वहाँ से हम बच्चे को अधिगम और भाषा का विकास जल्दी नहीं करा सकते। इसी वजह से अगर किसी भी क्वेश्चंस में इसमें से कोई भी एक चीज़ आती है, परीक्षा लेना, याद करना, कंठस्थीकरण, कम प्रभावशाली, व्याकरण की शिक्षण पे ज़्यादा जोर, व्याख्यान विधि से पढ़ाना, अमूर्त विषयों की चर्चा करना, मात्र केवल सीमा का निर्धारण कर देना, कभी भी प्यारे दोस्तों वो राइट आंसर नहीं बनेगा। जैसे इसमें परीक्षा लेना है, नहीं है, कितना सीखा इसका निर्णय लेना, प्रभावी भाषा प्रयोग के बच्चों की मदद करना। जब भी कहीं पर भाषा प्रयोग आ जाए शब्द, एक तो जब भी किसी भी ऑप्शन में भाषा प्रयोग आ जाए, ठीक है, ये पेडागोजी की खासियत होती है। भाषा दक्षता आ जाए, भाषा दक्षता आ जाए, भाषा निपुणता आ जाए, भाषा निपुणता, भाषा निपुणता आ जाए, यहाँ पे इसके साथ भाषा अभिव्यक्ति आ जाए, भाषा अभिव्यक्ति,
या फिर भाषा क्षमता, भाषा क्षमता, वे हमेशा किसी भी क्वेश्चंस के राइट आंसर बनेंगे। क्योंकि आखिरकार हमारा जो मोटिव है ना एज ए लैंग्वेज टीचर, वो यही है कि हमें बच्चे के भाषा प्रयोग को बढ़ाना है, विकसित करना है, बच्चे के अंदर भाषा की दक्षता को विकसित करना है, बच्चे को भाषा में निपुण बनाना है, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी और सांकेतिक रूप से भी, भाषा अभिव्यक्ति। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना ही एक लैंग्वेज टीचर का काम होता है। एक ट्यूटर और एक क्लास के अंतर्गत जो लैंग्वेज टीचर पढ़ा रहा है उसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर यही है कि वो केवल बच्चे की किताब के लेवल पे काम करता है। जो ट्यूटर होता है घर में उसके जो उसके मम्मी पापा उसको पढ़ाते हैं वो केवल बच्चे की किताब के लेवल पे काम करते हैं। हमारा जो काम होता है बच्चे के किताब से बाहर निकल के उसके समाज से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ उसको जोड़कर समाज से उसको बहुत सारे अवसर प्रदान करके क्लास के अंदर क्लास से बाहर बहुत सारी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करके हमें इन सब चीज़ों को अचीव करना होता है, उसकी भाषा क्षमता को बढ़ाना होता है। इसीलिए जब भी किसी ऑप्शन में क्वेश्चन कुछ भी हो, बशर्ते क्वेश्चन में नया ना नहीं होना चाहिए कि सबसे कम अधिगम कहाँ से होगा, भाषा का विकास कहाँ से होगा सबसे कम, अगर वो नहीं है तो फिर भाषा प्रयोग आ जाए तो राइट आंसर यही होगा, भाषा प्रयोग, भाषा दक्षता, भाषा निपुणता, भाषा अभिव्यक्ति और भाषा क्षमता। तो राइट आंसर हो गया हमारा क्या, यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। मात्र त्रुटियां टिप्पणी देना, यहाँ मात्र आ गया तो आपको ये बताया गया जहाँ भी मात्र आएगा केवल आएगा उसका राइट आंसर बन ही नहीं सकता, किसी भी क्वेश्चन का नहीं बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे केवल एक एक्टिविटी को दिया, मात्र त्रुटियों पर टिप्पणी देना। इससे थोड़ा ही भाषा का विकास हो जाएगा। हमारा भाषा का अधिगम तो हमें कराना ही है एज ए लैंग्वेज टीचर, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य हमारा है बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना। और वो कब होगा? जब उसको अलग अलग अवसर दोगे, अलग अलग तरह से उसको बच्चे को अलग अलग प्लेटफार्म मुहैया करा के आप सिखाने की कोशिश करोगे। राइट आंसर सी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? मांटेसरी का, महात्मा गांधी का। तो राइट आंसर है मांटेसरी का। तो जो रोल रहा है वो मेरिया मांटेसरी ने मांटेसरी पद्धति बताई कि सिलेबस जो है बच्चे का हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है उसको खेल खेल में पढ़ाओ। बच्चे की किताबों को आप मान के चलो कोई चैप्टर्स हैं किसी से रिलेटेड, कोई महापुरुष से रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड मान लिया हमने चैप्टर है, अब उसमें से कार्ड बनवाओ प्रत्येक बच्चे से 5-5, और जब 40 बच्चे हैं 5 कार्ड बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो गए जिसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे, उन कार्ड के माध्यम से बच्चे को खिलाओ। तो बहुत सारे बच्चे जो उस समय जब आप महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा रहे थे उस समय जो नहीं सीखा था वो अब इन कार्डों के माध्यम से खेल खेल में सीख लेगा। तो पाठ्यक्रम को खेल खेल में सिखाना ही मेरिया मांटेसरी का सिद्धांत रहा है। महात्मा गांधी ने हस्तकला की शिक्षा पे जोर दिया, बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया, और साथ के साथ मातृभाषा में बच्चे की प्रारंभिक एजुकेशन हो इस पे जोर दिया। फ्रोबेल का ये कहना था कि जो 1 to 5th का बच्चा होता है या नर्सरी का बच्चा होता है उसको आप ज़्यादा पाठ्यक्रम के बोझ के नीचे मत दबाओ, ठीक है। उसका जो खेल खिलौने होते हैं जिसमें उसकी रुचि ज़्यादा होती है, उन खेल खिलौने के माध्यम से, जो लकड़ी के, प्लास्टिक के, कागज़ के या पत्थर के हो सकते हैं, उन खिलौने के माध्यम से उसका सिलेबस तैयार करो और उसी से आप बच्चों को पढ़ाओ। ये फ्रोबेल जर्मनी के विद्वान थे जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी, इनका मानना। किलपेट्रिक का अपने आप में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो योजना विधि रही है, जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, हिंदी में परियोजना विधि भी कहते हैं। तो किसी न किसी रूप में यहाँ क्वेश्चन आएगा। तो बुनियादी शिक्षा, हस्तकला की शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, महात्मा गांधी। पाठ्यक्रम को खेल खेल में पढ़ाना, मेरिया मांटेसरी। पाठ्यक्रम किताबों के रूप में नहीं होना चाहिए, वस्तुओं के रूप में होना चाहिए, कागज की, पत्थर की, लकड़ी की, प्लास्टिक की वस्तुओं के रूप में, फ्रोबेल। किलपेट्रिक योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना, ये किसका था? किलपेट्रिक का। तो एक शिक्षिका पर्यावरण से संबंधित कविता पढ़ाने के लिए बालकों को कक्षा वातावरण से बाहर ले जाती है। वो क्यों ले जाती है कक्षा वातावरण से बाहर? तो जो क्लास के अंदर पर्यावरण की वो टॉपिक पे टीचिंग करना है, लेकिन वो ले जाती है कहीं खेल के मैदान में या कहीं खेत के मैदान में या फिर कहीं बाहर किसी भी दूसरे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में। तो उसका ये वहाँ पे ले जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना चाहती है। ये तो नहीं है कि रोज़मर्रा की चर्चा से अलग माहौल देंगे तो बच्चा, जैसे कि बच्चे को मैदान में घूमने का अवसर देना चाहती है, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना चाहती है। राइट आंसर सी।
पैडागोजी का एक खासियत और होती है, जब भी आपको समझ में ना आए इसमें से 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बशर्ते क्वेश्चन में न, ना, नहीं, कम प्रभावशाली, कम महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नेगेटिव सेंस का नहीं है तो 4 इसमें एक सेंटेंस है, इसमें भी एक सेंटेंस, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस, फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस, तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये हुआ। इसलिए राइट आंसर किसी भी पैडागोजी के क्वेश्चंस का ये होगा। हिंदी की पैडागोजी के दम पे आप बाकी जो पैडागोजी है सब्जेक्ट वाइज जो पूछी जा रही है 1 to 5th में 75 क्वेश्चन, 6 to 8 में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन केवल पैडागोजी के ही होते हैं। और इस पैडागोजी को आप रीजनिंग की तरह आपको करना पड़ेगा। जिस प्रकार रीजनिंग के क्वेश्चंस की कोई थ्योरी नहीं होती, ऐसी पैडागोजी की भी कोई थ्योरी नहीं होती। इसमें आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, इसमें जो अवधारणा है, जो संकल्पनाएं हैं, उसके पीछे के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बच्चा कैसे सीखता है, किस तरीके से सिखाया जाता है, कितना वो सीख सकता है, इन सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा। टीचर की क्या भूमिका होती है एक ट्यूटर के अलावा, उसके बच्चे के गार्जियन अभिभावक के अलावा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब आप पैडागोजी को समझ पाओगे। राइट आंसर हो गया सी। तो आज की क्लास का जो मुख्य पर्पज है वो क्वेश्चंस की वैरायटी बताना, टॉपिक बताना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ के साथ में ये बताना है कि 1.5 महीने से ज़्यादा का ये नहीं है, मंडे टू फ्राइडे आपका शेड्यूल रहेगी। सुबह प्यारे दोस्तों 8 बजे से लेकर लगभग शाम के 8 बजे तक अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी क्लासें रहेगी। तो उसका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको कैरियरविल ऐप पर जो हमारा टाइम टेबल चार्ट्स होता है उसमें मिलेगा, कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को कितने बजे पढ़ा रहा है। तो तमाम बच्चों की जितनी भी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी डाउट्स हैं, वे अपने आप दूर होगी, बशर्ते चीज़ों को आप ध्यान से करो और सुनो। प्राय हमारी कक्षाओं में अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बच्चे बैठे हैं हमारी क्लास में, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। उनकी भाषाओं को सीखना तो सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षार्थी उसको जो है सीखेंगे। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने अनिवार्य है, ये भी जरूरी नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन उनको सम्मान देना, सभी भाषाओं को स्थान देना, ये जरूरी है। राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ए। प्राय 6ठी कक्षा की शिक्षिका साथ ही हाथ बढ़ाना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत बालकों के अनुभव संसार से जोड़ने के लिए पूछे जाने वाला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या होगा। एक शिक्षिका है, कक्षा 6 के अंतर्गत एक चैप्टर्स है, उसकी एक कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस गीत के अनुभव संसार से संबंधित प्रश्न इनमें से कौन सा होगा। गीत में किसे फौलादी कहा गया है, ये आप प्रश्न पूछोगे। गीत में किसने रास्ता छोड़ा है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, या गीत में किसने यहाँ पे शीश झुकाया है। तो राइट आंसर क्या होगा, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ साथ ही हाथ बढ़ाना है, उसके पीछे रस अर्थात उसके अनुभव, उसकी फीलिंग को, भाव को वो पूछना चाहता है। तो जो भाव ग्रहण कर रहा है वो वीर रस का है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसीलिए आप क्या पूछोगे कि इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो ऐसे तो नहीं है कि जहाँ पे शोक का भाव हो, अर्थात दुख की भाव हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, वहाँ आप इसको ना तो सुना सकते हैं ना गुनगुना सकते। लेकिन जहाँ खुशियों का माहौल हो वहाँ पे आप इसको गुनगुना सकते हैं। द्रुत गति से पठन की तकनीकी, तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है हमारा 3 प्रकार के वाचन होते हैं बच्चे के लेवल पे। वाचन कहते हैं हम पढ़ने को, पठन को। वाचन का दूसरा मीनिंग क्या होता है, पठन होता है। तो यहाँ 3 प्रकार से हम पठन करते हैं, वाचन करते हैं। एक होता है हमारा सहस्वर वाचन, क्या होगा, सहस्वर वाचन। दूसरा जो वाचन होता है हमारा वो बच्चे के लेवल पे मौन वाचन होता है, ठीक। इसके बाद तीसरा जो वाचन होता है वो होता है हमारा द्रुत वाचन। वो क्या होता है, द्रुत वाचन। सहस्वर वाचन जो होगा वो एकांकी का होता है, एकांकी जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन हो। उपन्यास का होता है, उपन्यास का जिसमें घटना को पात्रों के संवादों के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक रखते हैं। नाटक है, ये तीनों ही संवादों में होते हैं। ये तीनों के तीनों किस में चलते हैं, संवाद में चलते हैं। बहुत सारे पात्र होंगे तो वे संवाद में बात करेंगे। तो सहस्वर वाचन हमेशा एकांकी का, उपन्यास का, नाटक का किया जाता है। मौन वाचन कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है, कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए हमेशा हम लाइब्रेरी में 6 to 8 के बच्चों को मौन वाचन की व्यवस्था कराते हैं, जहां बच्चा मन ही मन चीज़ों को पढ़ता है। जैसे बहुत सारी जो
ये बाल बोधगम्य जो हमारी पुस्तक होती हैं, जिसको बाल साहित्य कहते हैं, उसके माध्यम से हम उसको मौन वाचन कराते हैं। द्रुत वाचन में आपको ध्यान रखना है, जैसे कहानी विधा है, लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं। इसके साथ प्यारे दोस्तों निबंध हैं, ये भी बहुत बड़े होते हैं। इसके साथ आत्मकथा है, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इन सब विधाओं का क्या करते हैं, हम द्रुत वाचन करते हैं। यानी कि जिसके अंदर पैराग्राफ होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, कई कई पेज का एक चैप्टर्स होता है, उसका हमेशा द्रुत वाचन कराया जाता है। जैसे कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, यात्रा वर्थ है। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, ये बच्चे के वाचन होते हैं, बच्चे के लेवल पर। ऐसे 3 वाचन जो हम करते हैं टीचर के लेवल पे होते हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन, हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, बच्चा केवल सुनेगा। फिर अनुवाचन है, पहले हम बोलेंगे फिर बच्चा बोलेगा। फिर अनुकरण वाचन है, बच्चा और हम एक साथ बोलेंगे, एक साथ हम चुप रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है 3 वाचन हमारे टीचर के लेवल पे हैं और 3 वाचन होते हैं छात्रों के लेवल पर। तो ये छात्र के वाचन हैं। ये किसके लिए है, छात्र के लिए। सैस्वर वाचन में अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है, और इसमें अर्थ ग्रहण भी बहुत गहराई के साथ गहन अध्ययन के लिए मौन वाचन का प्रयोग होता है। तो बिना अर्थ को समझिए, स्पीड के साथ शुद्ध उच्चारण करना ही द्रुत वाचन है। और इसके जो प्रकार हैं यहाँ पे वो क्या है, एक तो प्यारे दोस्तों जब हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं स्पीड के साथ, वो कहलाता है हमारा स्पीकिंग। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा क्या होता है कि द्रुत वाचन तो हम कर रहे हैं स्पीड के साथ, लेकिन साथ के साथ हम सेंटेंस के भाव को भी समझ रहे हैं। पहला सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को लिंक कर रहे हैं, तो वो स्कैनिंग कहलाता है। तो राइट आंसर है द्रुत गति से पठन की तकनीकी, द्रुत वाचन की, हमारी ये दोनों हैं। राइट आंसर हो गया आपका ए। एक शिक्षक कक्षा अभिनय के दौरान बालकों का आकलन करता है। आकलन मतलब असेसमेंट करता है। तो ये किस प्रकार के, कक्षा अभिनय, कक्षा के अंदर रोल प्ले हुआ, उसका आकलन करना असेसमेंट है। वो योगात्मक होगा, संकलात्मक होगा, उपचारात्मक होगा। राइट आंसर है वो रचनात्मक होगा, क्योंकि वो एक्टिविटी है, अभिनय, रोल प्ले है। और रोल प्ले क्या है, हमारी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी था जिसको हम कहते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा डी। डिसलेक्सिया की लेख संबंधी समस्या है। तो डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम अधिगम अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम अशक्तता भी कहते हैं। तो ये जो डिसलेक्सिया है, ये जो प्रॉब्लम है, ये लेखन से संबंधित है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया की लेख संबंधी समस्या होती है, जिससे कलम को पकड़ने में कठिनाई, अक्षरों को बराबर नहीं रखना। ऐसे में एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं, अक्षरों को जोड़कर लिखने में सहायता देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया को विशिष्ट स्कूल में पढ़ने की सलाह देंगे, समावेशी शिक्षा का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास करना है। आप ये नहीं कहोगे कि आपको प्रॉब्लम है, आपके लिए कुछ स्पेशल विद्यालय बने। सामान्य बच्चों के साथ ही हमें इनको एजुकेशन देनी है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर जब वो नौकरी करने आएंगे समाज में तो सबके साथ ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे वो डिसलेक्सिया वाले बच्चों के साथ ही नौकरी करेंगे। तो जब समाज में सबके साथ रहना है, नौकरी भी सबके साथ करनी है, तो फिर इनको अलग विद्यालय क्यों देंगे। तो समावेशी शिक्षा ये कहती है सबका साथ सबका विकास, अर्थात बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, आप सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाओगे। डिसलेक्सिया को घर पर बैठने की सलाह देनी चाहिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे बालक को अपने स्तर पे छोटे स्तर की कक्षाओं में पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। तो क्या है, अक्षरों को जोड़कर लिखने में, क्योंकि टीचर का काम क्या है, टीचर के अपने आप में 5 गुण होते हैं। एक सामान्य आदमी से एक लैंग्वेज टीचर या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का टीचर किस तरह से डिफरेंट होता है। एक तो सबसे पहले छात्रों का वो मित्र होता है, फ्रेंड होता है। दूसरा, उसके अंदर सहानुभूति होती है, जिसको हम सिंपैथी कहते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो बाल बोधगम्य शैली अपनाता है, ताकि वो बच्चे की एज, बच्चे की आयु, बच्चे की क्षमता, बच्चे की योग्यता और बच्चे के मानसिक स्तर पर काम करे, यथार्थ चाइल्ड सेंटर वो रहता है। इसके साथ उसके अंदर पेशेंस होता है। अगर बच्चा कुछ भी उसको हर्ट करेगा, कुछ भी बुरा भला कहेगा या उसकी बात नहीं मानेगा, तो भी वो अपना पेशेंस नहीं खोएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, वो टीचर तभी कहलाया जब उसके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, जब उसके अंदर सहानुभूति है, जब वो मित्र है बच्चे का, और इसके बाद में उसको शिक्षण सूत्रों और शिक्षण सहायक सामग्री का उचित प्रयोग करना आता है, तभी वो एक सामान्य आदमी से डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए उसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। लिखना सीखने के लिए आप बालक को उपलब्ध कराएंगे, क्या उपलब्ध कराएंगे, सीमित अक्षर ज्ञान। तो इसमें सीमित आ गया, किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बनेगा। सीमित शब्द ज्ञान,
इसमें भी सीमित आ गया। अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति भरपूर अवसर, ये हुआ भरपूर अवसर कह रहा है, ठीक है। वाक्य रचना, अब ये देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज के माध्यम से ये सही क्या बैठेगा। तो लिखना सिखाना है, तो लिखना सिखाने के लिए आप अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति करेंगे कि वाक्य संरचना के भरपूर अवसर देंगे। राइट आंसर हो गया डी। देखो इसमें सीमित आ गया, मैंने कहा था ना जहाँ मात्र आ जाए, जहाँ भी किसी ऑप्शन में मात्र आ जाए, केवल आ जाए, यहाँ सीमित आ जाए, सीमित आ जाए, ठीक है, एक मात्र आ जाए, एक मात्र, या वो सीमा दायरा निर्धारित कर दे, या वो सीमा निर्धारित कर दे, सीमा का निर्धारण कर दे। तो यहाँ सीमा कोई लड़की नहीं है, यहाँ सीमा का मतलब है कि वहाँ क्वेश्चंस का जो लेवल है उसकी लिमिटेशन तय कर दे, तो उस समय वो कभी भी किसी भी पेडागोजी के क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इसलिए लिखना सीखने के लिए वाक्य संरचना के भरपूर अवसर देंगे। भाषा की कक्षा में बालकों से पूछे गए मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है जहाँ बच्चा तर्क कर सके। मुक्त अंत वाले का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तर्क शक्ति को बढ़ाना, चिंतन शक्ति को बढ़ाना, चिंतन शक्ति का विकास करना, तर्क चिंतन और कल्पना शक्ति। तो तर्क चिंतन कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए जब तक इस पे काम नहीं होगा तो भाषा का विकास भी नहीं होगा। भाषा का विकास कब होगा? भाषा विकास और अधिगम में अंतर क्या है? भाषा विकास तब मानी जाती है जब बच्चा अपनी बात को दूसरे को बता भी दे, और जब उसको कहा जाए कि लिख के दिखाओ तो लिख भी दे, दूसरे की बातों को समझ भी ले, तो वो कहलाता है भाषा का विकास। तो कहने का मतलब मौखिक रूप से, लिखित रूप में और सांकेतिक अभिव्यक्ति में जब बच्चा निपुण हो जाए तो उसको हम क्या कह रहे हैं? भाषा का विकास कह रहे हैं। तो यहाँ पर मुक्त अंत वाले प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, बालकों की अभिव्यक्ति को अवसर देते हैं, बालकों को भाषा प्रयोग करने में सक्षम बनाते हैं, बालकों को सहज अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं। राइट आंसर हो गया डी। क्योंकि जब जब ये ऑप्शंस होंगे, अभिव्यक्ति के अवसर देना, अभिव्यक्ति शब्द आ जाए, भाषा प्रयोग आ जाए, अभिव्यक्ति शब्द आ जाए या सहज अभिव्यक्ति शब्द आ जाए, तो वो किसी भी क्वेश्चन के राइट आंसर बनेंगे। क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी, इसलिए राइट आंसर डी हो गया। कोई भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाए, बिना क्वेश्चन पढ़े भी आप पेडागोजी के क्वेश्चनों को सही कर सकते हो, बशर्ते इनको आप 4 अलग अलग एक्टिविटी मानो। ये यहाँ 3 अलग अलग एक्टिविटी है और हमारा पर्पज क्या है? भाषा का विकास करना। क्या बालकों को अभिव्यक्ति के अवसर देंगे, भाषा का विकास होगा 100%। भाषा प्रयोग करने में सक्षम बनाएंगे 100%। भाषा को सहज अभिव्यक्ति के अवसर देंगे। तो जहाँ भी विविध अवसर आ जाए तो वे अपने आप में किसी भी क्वेश्चंस के राइट आंसर बनेंगे। कौन कौन से? अगर कहीं पे आ जाता है विविध अवसर, क्या आ जाता है? विविध अवसर या विभिन्न अवसर, विभिन्न अवसर आ जाते हैं, या फिर अलग अलग गतिविधि, या क्या आ जाता है? अलग अलग गतिविधि अर्थात क्रियाकलाप, अलग अलग गतिविधि या क्रियाकलाप। अगर इनमें से कोई भी किसी ऑप्शन में है तो वो किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी क्लासें रिकॉर्डिंग पिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पड़ो। आपको टीचर बनना है तो आपके अंदर जो ब्रेन की खुजली है उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। अभी जो क्लास चल रही है उस पर फोकस कीजिए। बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस की वैरायटी को समझिए। क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछा गया उस पर मैंने कहा आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 90 क्वेश्चन से आपके जीवन का कोई लेना देना नहीं है। बस 10 क्वेश्चन आपके काम के जितने आपके दिमाग में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेफालतू के जो थॉट, विचार, क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं इनको मत आने दो। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको टीचर बनना है, तो आप ये बेफालतू के विचार, थॉट्स, क्वेश्चंस जो दिमाग में आ रहे हैं, पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है, PDF मिलेगी नहीं मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग चलेगी कि लाइव चलेगी, पैसे में कम में मिलेगी कि ज़्यादा में मिलेगी, ये सारे थॉट बेहुदा हैं। ये आपको भर्ती होने से रोकते हैं। ये एक पात्रता परीक्षा नहीं है, आप इसको मान के चलो। इसमें जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बताएगा कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं है। यहाँ बात 90 की नहीं है,
यहाँ है 130 क्वेश्चन जिसके सही होंगे वो अपने घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदार को कह सकता है कि मैं टीचर बनने वाला हूँ। और जो 90 पास करके कूदेगा कि मैंने तो सीटेट पास करके बहुत बड़ा सुरमा हासिल कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो आपसे पहले कई लाख बच्चे सीटेट करके बैठे हुए हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रोको, क्योंकि टीचिंग के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिफेंस वालों के साथ मैंने ये चीज़ें नहीं देखी है। सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, वहाँ भी इस तरह से नहीं होते हैं। लेकिन जब टीचिंग के अंतर्गत बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ाई के अलावा तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है और वही आपको सफल होने से रोकती है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हो, अब हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी पे फोकस हो, पैडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, पैडागोजी पे फोकस हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, उस पे फोकस हो, तो आप कामयाब 100% होंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन जब चीज़ें चल रही है यहाँ कुछ और आपका दिमाग काम कर रहा है कुछ, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, तो बैठे बैठे जो आप यूक्रेन और रूस के लड़ाई करवा देते हो, फिर समझौता करवा देते हो, बैठे बैठे आप भारत से पाकिस्तान में मिसाइल भी फेंकवा देते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सुबह से शाम तक 100 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन ही आपके जीवन से, आपकी कामयाबी से, आपके टीचिंग से सीधे सीधे जुड़े हैं, बाकी 90 क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है। उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप रोक के आगे बढ़ोगे। विविध अवसर, विभिन्न अवसर, अलग अलग गतिविधि अर्थात क्रियाकलाप, तो इन सब चीज़ों पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी ऑप्शन के अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाए तो वो किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछे, मान के चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई, तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन पढ़ के ही आप पैडागोजी के क्वेश्चन का आंसर दो। आप इनको 4 अलग अलग एक्टिविटी मानो और उन एक्टिविटी में से ये देखो कि सबसे ज़्यादा अधिगम और भाषा का विकास कौन सी एक्टिविटी करा रही है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, शब्द का अर्थ बताना है, अर्थात शब्दार्थ सिखा रहे हो आप। वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण और चित्र निर्माण। अभी आपको मैंने बताया जहाँ व्याख्यान होगा, व्याकरण की शिक्षण होगी, मात्र केवल है, वो किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो शब्द का अर्थ बनाना है, तो भ्रमण से तो कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर्यावरण से संबंधित चीज़ होती या एसएसटी की सामाजिक अध्ययन की कोई चीज़ होती तो भ्रमण अपने आप में होता। ठीक है, चित्र वर्ण का निर्माण अगर हम करेंगे, साइंस सब्जेक्ट हो, एसएसटी का हो, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है लैंग्वेज को छोड़ के वहाँ चित्र निर्माण हो जाता। बच गया वाक्य, क्योंकि शब्द का अर्थ और यहाँ पे भाषा से संबंधित एक ही एक्टिविटी है और वो है वाक्य प्रयोग। तो किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए वाक्य का प्रयोग करें ताकि बच्चा दूसरे शब्दों के माध्यम से सीख जाएगा कि अच्छा हमने इस शब्द का प्रयोग इस सेंस में किया है। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। निम्न में से किस प्रकार का उपागम अपनाकर क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह क्या, मान के चलो कोई हरियाणा से है तो हरियाणा की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको वो बेस्ट बताता है। ऐसे ही कोई भोजपुरी क्षेत्र है, कोई अवधी है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई तमिल से है, कोई प्यारे दोस्तों तेलुगु से हैं, तो वो सब क्षेत्रीय प्रभाव हर शिक्षक पे थोड़ा बहुत होता है। लेकिन हमें क्या करना है, तटस्थ रहना है। हमें बिल्कुल तटस्थ रहना है। किसी भी पर्टिकुलर हर धर्म में, हर वर्ग में, हर भाषा में, हर समुदाय में, हर क्षेत्र में खूबी होती है और वहाँ कुछ ना कुछ वीकनेस भी होती है। इसीलिए आपको उन सब चीज़ों से तटस्थ रहकर अपना काम करना है। तो किस प्रकार का उपागम अपनाकर क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को कम किया जाएगा? ध्वन्यात्मक अंग्रेजी का प्रयोग करके, विज्ञान में प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके, इतिहास का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। तो अगर हम इतिहास का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण करेंगे, देखो जिसके बारे में अभी बता रहा था, हमारा उद्देश्य क्या है, सीटेट में अच्छे मार्क्स हासिल करने। सीटेट में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करेंगे? पढ़ाई करके। और पढ़ हम रहे नहीं, काम कर रहे हैं बेफालतू के इधर उधर। कोर्स में फीस कम कर दो, ज़्यादा कर दो, लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डिंग चलेगी, PDF मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब एक बार सारी चीज़ बता दी तो उसको 10 बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें क्या होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो इतिहास का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये। अब इतिहास के अंदर क्या है, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, बाकी लोग भी आए, लेकिन हमें तो ये करना है कि हमारे इतिहास का फिलहाल वर्तमान में किस तरीके से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और आगे के लिए क्या सीख ले सकते हैं। तो वो पूर्वाग्रह अपने आप ही। और हम ये कहेंगे कि मुसलमानों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने हमको लूट लिया, बर्बाद कर लिया, जहाँ भी अंग्रेज दिखे वहीं गाली देना शुरू कर दो, तो इसका मतलब फिर वो टीचर नहीं है, तटस्थ ही नहीं रह पाया उस मामले में। उसी बात को वो यहाँ कहना चाह रहा है। राइट आंसर हो गया आपका सी।
रिमझिम भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आती है। बाल साहित्य क्या है? जो कॉमिक्स हैं बच्चे की लाइब्रेरी में रखी रहती हैं, हम वैसे भी देते हैं पढ़ने के, ताकि उसके पठन में रुचि हो, शब्द भंडार में वृद्धि हो, आनंद की अनुभूति करे। सहज भाषा होती है, बाल बोधगम्य भाषा का प्रयोग हम इन बाल साहित्यों में करते हैं। बाल साहित्य का उस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। बाल साहित्य का पर्पज यही होता है कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। दूसरा ये है कि पढ़ाई को वो बड़े ही आसान मानने लगे बाकी एक्टिविटी से। तीसरा होता है शब्द भंडार में वृद्धि। चौथा होता है कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति में वृद्धि। और इसके बाद होता है कि वहाँ जो बाल बोधगम्य शैली का प्रयोग किया, उसके अंदर कम्युनिकेशन भी बाल साहित्य के पढ़ने के बाद उसका अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो, इस ये पर्पज होता है। उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक है, केवल आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं। पाठ्य पुस्तक नीरस होगी तो फिर एनसीईआरटी क्या करेगी और वे भाषा के वैज्ञानिक क्या करेंगे? तो ये क्या है? अपने आप में एनसीईआरटी की कोई भी पाठ्य पुस्तक नीरस नहीं है। उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षक का शिक्षण नीरस है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो बाल साहित्य पढ़ रही है। तो हम हिंदी की भाषा की पुस्तक में, चाहे वो 6 to 8 क्लास की है, 1 to 5, अलग अलग विधाओं से हम रचना उसके अंदर चैप्टर्स लेते हैं। जैसे कहानी का भी लेंगे, उपन्यास से भी कुछ लेंगे, हम ऐसे ही आत्मकथा से भी कुछ लेंगे, निबंध से भी कुछ लेंगे, और तीज त्योहार से संबंधित चीज़ों को भी हम रखेंगे। तो जब हम हिंदी की जो अलग अलग विधा हैं, चाहे वो गद्यांश कविता के रूप में हो, चाहे वो नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी के रूप में हो, तो वास्तव में वो नीरस हो ही नहीं सकती है जब हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेशन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो भाषा सीखना, तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ये अधिगम की बात कर रहा है। तो हमारे दो ही तो काम है, भाषा का अधिगम कराना और भाषा का विकास कराना। तो जब ये अधिगम के लेवल पे क्वेश्चन है तो अधिगम पे हम फोकस करेंगे। भाषण, वाद विवाद यानी कि ग्रुप डिस्कशन, कविता पाठ में भाग लेना अच्छी बात है। भाषा को अपने परिवेश व अनुभव को समझने का माध्यम बनाना बिल्कुल ठीक है। गणित के पाठ्यक्रम में, तो यहाँ गणित के पाठ्यक्रम का क्या लेना? भाषा से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन की शुद्ध पहचान करना। मैंने कहा था व्याकरण से आप भाषा का विकास नहीं करा सकते। व्याकरण की नॉलेज तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसको पता चले कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ताकि वो वाक्य रचना कर पाए, वाक्य रचना करके भावों को प्रेजेंट कर पाए। तो ये तो इसलिए नहीं क्योंकि ग्रामर की बात कर रहा है, ये इसलिए नहीं क्योंकि मैथ की बात कर रहा है। बच गए दो। 1 to 5 का बच्चा है, वाद विवाद करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास तर्क ही नहीं है, तो वाद विवाद करा नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या? भाषा को अपने परिवेश व अनुभव को समझने का माध्यम बनाना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो हिंदी के अलावा। द्वितीय भाषा शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि उपयोग में लाई जा सकती है? तो सेकंड लैंग्वेज को बताने के लिए हिंदी के माध्यम से संस्कृत सिखाना है। प्रत्यक्ष विधि अपने आप में बेस्ट है। हिंदी के माध्यम से संस्कृत, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी, हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा? बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो शब्द हमने प्रयोग किए और दूसरी लैंग्वेज में भी उससे मिलते जुलते शब्द है, उसी भाव को प्रकट करने वाले, वो बच्चे के सामने रखेंगे। देखो, इधर हम स्वागत कहते हैं, उधर वेलकम कहते हैं। उधर भी मतलब वही है, वेल कम, ठीक है, कम मतलब आना। इधर सु और आगत, आगत का मतलब आना। तो इस तरीके से वो क्या कर दिया हमने? कोलरेट कर दिया प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। जो बच्चे के सामने है, उसके घर पे जो प्रयोग करता आया है, उसने जो पहले से सुना है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज में है, उसकी जो पहले से किताबों में है, वो सब किसके अंतर्गत आ गया? प्रत्यक्ष विधि। निम्न में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? तो ये नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन हुआ, ये गलत पूछ रहा है। नया, ना, नहीं, कम महत्वपूर्ण, कम प्रभावशाली, गलत कथन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ बताना है गलत कथन। शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है भाई। वास्तविक परिस्थिति दे दी, भाषा प्रयोग दे दिया, ये तो अपने आप में सही होगा। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व दे। तो बोलने की जगह लेखन, तो क्या कह रहा है? बोलने की जगह लेखन को महत्व दे। तो दायरा इसी को कहते हैं सीमा निर्धारित करना। दायरा कम कर दिया ना। अरे बोलने से भी फायदा था भाषा विकास में, लिखने से भी फायदा था।
और जितना ज़्यादा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होगा उतना ही कम समय में बच्चा भाषा का अधिगम और विकास करेगा। तो यहाँ सीमा निर्धारित कर दी, क्वेश्चंस का जो दायरा है एक्टिविटी का वो यहाँ लिमिट कर दिया, इसी वजह से ये कथन गलत है, बाकी सारी सही है। तो यहाँ संप्रेषणात्मक गतिविधि आ गई, जहाँ भी संप्रेषण आए, अभिव्यक्ति आए, राइट आंसर होगा। यहाँ भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है। वास्तविक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है, किंतु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी एक युक्ति क्या हो सकती है? उसे अपनी मातृभाषा में ही बात करने का निर्देश देंगे, उसके साथ उसकी मातृभाषा में ही बात करेंगे, उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मातृभाषा में कहने के लिए कहेंगे, उसे हिंदी भाषा में ही बात करने का निर्देश करेंगे। तो अगर वो केवल एक ही भाषा में है तो दूसरी भाषा को तो अचीव ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम न तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना ये हैं। तो हम क्या करेंगे, एक भाषा के माध्यम से दूसरी सिखानी है, उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मातृभाषा में कहने के लिए कहेंगे, उसका भी भाषा का विकास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो गया हमारा सी। भाषा अधिगम के संबंध में कौन सी बात उपयुक्त है? अधिगम कराना है, भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सी बात उपयुक्त है? भाषा शिक्षण संप्रेषण कुशलता में दक्षता लाती है, बिल्कुल सही है। भाषा रटने से सीखी जा सकती है, जहाँ भी रटने की बात आ गई, ठीक है, भाषा रटने के ही सीखी जा सकती है, ये तो किसी भी क्वेश्चन का नहीं होगा। भाषा शिक्षण व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने, जहाँ कंठस्थ आ गई वो भी नहीं होगा। भाषा शिक्षण सिर्फ मात्र केवल लेखन कौशल के विकास से। तो जब भी रटने की बात हो, जब भी कंठस्थ की बात हो, जब भी व्याकरण के नियमों की बात हो, जब भी सिर्फ की बात हो, मात्र की बात हो, केवल की बात हो, सीमित की बात हो, किसी भी क्वेश्चंस का राइट आंसर नहीं बन सकते हैं। दोबारा से ध्यान से सुनो, यहाँ क्या आया है? संप्रेषण कुशल में दक्षता। मैंने क्या कहा था? जहाँ भी अभिव्यक्ति शब्द आ जाए, संप्रेषण आ जाए, दक्षता आ जाए, प्रयोग आ जाए, वो किसी भी क्वेश्चन के राइट आंसर बनेंगे। तो अगर इस ऑप्शन को आप किसी और दूसरे क्वेश्चन के साथ रखोगे, जैसे भाषा का अधिगम सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा? राइट आंसर। भाषा का विकास कहाँ से होगा? राइट आंसर। भाषा का अधिगम विकास कहाँ से होगा? यहाँ से। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर। बच्चे के लेवल पर सबसे अच्छी एक्टिविटी गतिविधि कौन सी है? राइट आंसर। एनीथिंग, कितने भी क्वेश्चंस आप बनाओ, लेकिन यहाँ रटने की बात, व्याकरण के नियम की बात, कंठस्थ करने की बात, सिर्फ लेखन, तो इस सिर्फ सबसे ये सारे किसी भी क्वेश्चन के राइट आंसर बनेंगे नहीं, क्योंकि ना तो इनसे अधिगम हो रहा है, ना विकास हो रहा है, और बिना अधिगम भाषा के विकास के आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे का स्कूल में आने का पर्पज पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है। मल्टीग्रेड व मल्टी स्तर वाली स्थितियों में शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक को कक्षा में प्रभावी प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रभावशाली स्व अधिगम के लिए आवश्यक होती है। ये दोनों ही बात सही नहीं है। ये कह रहा है कि मल्टीग्रेड मल्टी स्तर, अरे हमारी क्लास में तो हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता वाला बच्चा बैठा है, तो उसके लेवल पे काम करना है, समावेशी शिक्षा का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो फिर मल्टी लेवल मल्टी स्तर वाली स्थितियों में शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक को कक्षा में प्रभावी प्रबंध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षण अधिगम प्रभावशाली स्व अधिगम के लिए आवश्यक होती है। केवल एक, ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, केवल दो सही नहीं है, एक व दो दोनों सही नहीं है, ना ही एक और ना ही दो। राइट आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 34। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का कार्य बताइए क्या होता है? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? समावेशी कक्षा किसे कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबके विकास का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे बैठे हैं उन सब का अधिगम भी होना चाहिए और भाषा के विकास पे भी वो बच्चे सारे जाने चाहिए। अर्थात सामान्य कक्षा होगी, सामान्य विद्यालय होगा, विशेष परिस्थिति का निर्माण करके, विशेष शिक्षण विधियों के माध्यम से, विशेष शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके, विशेष शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके जब एक भाषा का शिक्षक टीचिंग करता है हिंदी के शिक्षण का, उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इंक्लूसिव टीचर भी होना चाहिए।
सबका साथ सबके विकास के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास बिल्कुल सही है। टीचर का काम यही तो है, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना ना। अगर वर्गीकरण करोगे तो बच्चे में हीन भावना आएगी। सभी बच्चों के लिए केवल एक शिक्षण विधि, केवल ये भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली बच्चों का समावेशन करना, प्रतिभाशाली बच्चों का समावेशन करोगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? बैकवर्ड चिल्ड्रन, सामान्य बच्चे, मंदबुद्धि, शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया ए। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान कर, लर्निंग डिसेबिलिटी है, बाकी चीज़ें, उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का कार्य है। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण में क्या है? रसानुभूति कराना, भाव ग्रहण कराना, उसका उद्देश्य ग्रहण कर लेना, शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो ये क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान, तुकबंदी का ज्ञान, तुकबंदी का ज्ञान, रोमांच की अनुभूति। राइट आंसर है इसमें से केवल भाव की अनुभूति। रसानुभूति होता तो वो भी होता। तो भाव की अनुभूति कविता शिक्षण का पहला उद्देश्य है। ठीक है, तभी तो वो आनंद लेगा। राइट आंसर हो गया आपका बी। मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों का विकास करने के लिए अपेक्षित हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में सभी गुणों का विकास करना है। ग्रामोफोन में भाषा प्रयोगशाला, रोल प्ले या फिर प्रश्नोत्तर। तो मौखिक अभिव्यक्ति किस में होगी यहाँ पे? तो मौखिक भाषा प्रयोगशाला में दोनों होती है, मौखिक भी होती है और मौखिक के साथ में हम कई बार चीज़ों को लिखित रूप में प्रिंट करके उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलती हुई है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका रोल प्ले। मौखिक अभिव्यक्ति में रोल प्ले के माध्यम से सभी गुणों का विकास होता है। क्या है ये? अभिनय जिसको हम कहते हैं। कोई नाटक का चैप्टर्स है, 5 बच्चे लिए, कोई छोटा नुक्कड़ नाटक है, उसको हमने रंगमंच पे दिया बच्चों को प्ले करने के लिए, तो रोल प्ले अर्थात अभिनय। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की निगरानी प्रक्रिया, खोज की स्थिति को जांचना, अगली कक्षा में पदोन्नति करना, छात्रों का चयन करना, पदोन्नति करना, ऐसे खोज की स्थिति जांचना, छात्रों की निगरानी प्रक्रिया है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। अर्थात कितना पहले से सीखा हुआ था, कितना हमने सिखा दिया, कैसे और सिखाना है, क्या सिखाना अभी बाकी है, किस तरह की गलतियां बच्चे बार बार कर रहे हैं, इसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है कि शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण का मतलब होता है कॉपी करना। अध्यापक किस उपागम अर्थात अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं? उपागम किसे कह रहे हैं? अप्रोच को। तो यहाँ कक्षा 3 के शिक्षार्थी को निर्देश दे रही है शिक्षिका, शिक्षार्थी दी गई करके प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। तो किस उपागम का प्रयोग हुआ अनुसरण करने में? संरचनात्मक समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो अनुसरण क्या करेगा? समझ भौतिक प्रक्रिया का करेगा। मान के चलो मेरा खड़े होने का कोई स्टाइल है या लिखने का कोई स्टाइल है, मैं यहाँ रह कोई स्वरूप में लिखता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो ये सारे चारों के चारों रे अलग हैं। अगर मैं यहाँ बीच में गैप छोड़ रहा हूँ इसमें, तो बाकी बच्चे भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, इसी को कॉपी करना, अनुकरण करना कहलाते हैं। तो कॉपी जो होती है वो समग्र भौतिक प्रतिक्रियाओं की होती है, केवल किसी एक चीज़ की नहीं होती है। तो राइट आंसर हो गया बी। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आते हैं। तो उसके किसके दायरे में आएंगे? संज्ञानात्मक स्तर, बिल्कुल सही। भौगोलिक, बच्चे का भौगोलिक दायरा तो बड़ा सीमित होता है। अपने घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, गांव, शहर, नाना नानी का घर, इससे ज़्यादा बच्चे को आप कहाँ ले जा रहे हो? कहीं घूमने नहीं दे रहे हो, तो भौगोलिक दायरा नहीं होगा। विद्यालय ये भी नहीं होगा। भावनात्मक, क्योंकि अभी तो उसके विकास ही नहीं हुआ है सभी मानसिक जो संवेगात्मक स्थिति है, क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है 1 to 5 का भी, 6 to 8 का भी। तो क्या कहेंगे हम? संज्ञा। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है? बच्चा जहाँ जहाँ रहा है उससे संबंधित जो जो वस्तु उसके साथ जुड़ी है, जो जो उसने देखी है, जिसके बारे में उसने जाना है, वो सारा उसका संज्ञानात्मक दुनिया है। और जब उसकी संज्ञानात्मक दुनिया से संबंधित हम लेंगे, क्योंकि 3 साल का बच्चा है हमारा, तो बच्चे में किसी भी ऐसे विषय का अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आई, जो वस्तु उसने देख ली, जिसका उसने प्रयोग कर लिया, जिससे उसका अटैचमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में उसने सुन लिया, तो वो क्या है? सब उसका संज्ञानात्मक है। 3 साल के बच्चे में भावनात्मक क्या कर दोगे यार? हद कर दिया आपने भी। इसलिए तो कह रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो करनी। मैंने क्या कहा? मैंने टारगेट आपको क्या दिया? मैंने मिनिमम टारगेट आपको 27 दिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग हर साल 13,000 प्लस कैंडिडेट, ठीक है, जो मैं RTI लगा के जवाब लिया हूँ, 30 में से 30 हिंदी में लाए हैं।
एवरेज रहा है। एक साल तो 17,500 बच्चे थे, 30 में से 30, बहुत सारे बच्चे हैं 30 में से 30 जिनका है, 29 वाले भी हैं, ठीक है, 28 वाले भी। मिनिमम जो हिंदी में स्कोर होगा ना वो आपका 27 होना चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन हिंदी में सही करके आप कूद रहे हो, मेरे हिंदी में 20 हैं, इसका मतलब आप अभी टीचर बनने से कोसों दूर हो, क्योंकि यही चीज़ आपकी आगे भी पूछी जानी है। आप PRT दोगे, TGT दोगे, PGT दोगे, आप DSSS भी दो, NVS दो, KVS दो, कस्तूरबा बालिका विद्यालय दो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दो। लगभग CTET का जो सिलेबस है घुमा फिरा के 60% सिलेबस बाकी एग्जामों में यही है, और यही चीज़ें आपकी वो बाकी क्लियरिटी करेगी उस सब्जेक्ट की। इसलिए आप केवल पास होना यहाँ पे अपना टारगेट मत बनाओ, ठीक है। पास तो आप वैसे भी हो जाओगे अगर 15 दिन में पढ़ोगे। 150 में से अगर आपको जनरल कैटेगरी में 90 चाहिए तो आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर जाओ, जितने भी ऑनलाइन हुए हैं खासकर आपके, या फिर केवल एक पैडागोजी कर जाओ, क्योंकि 75 क्वेश्चन 1 to 5th में पैडागोजी के, 65 क्वेश्चन 6 to 8 में पैडागोजी के। तो केवल एक सब्जेक्ट पैडागोजी को करने के बाद सब्जेक्ट वाइज आप तब भी 90 ला रहे हो। दूसरा क्या है, ये तो पैडागोजी पे फोकस करो, तो एक तरीका तो आपका ये था, इसी को तो स्मार्टनेस कहते हैं, हार्डवर्क थोड़ा ही करना है। या फिर आप लैंग्वेज लो, भाषा के क्वेश्चन से भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में जो आ रहे हैं आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60। इस 60 में से आप 2 लैंग्वेज में 55 क्वेश्चन सही करके लाओ। बाकी आपको कितने चाहिए, बाकी आपको 90 बच गए। 90 में से अगर आप B या C भर के आओगे तो भी आपको ध्यान रखना है, आपके यहाँ 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे 90 में से। तो 90 में से चाहिए आपको 35। लैंग्वेज कितनी है, 2, कितने क्वेश्चन आएंगे, 60। सही कितने करने हैं, 55। 5 क्वेश्चन गलत करने की परमिशन दे रहे हैं आपको। तो जब 55 क्वेश्चन लैंग्वेज में आ गए, क्या 90 में से 35 नहीं आ सकते? और आप में से तो बहुत सारे बच्चे कौन हैं, कोई OBC के हैं, कोई SC के हैं, कोई ST कैटेगरी के हैं, उनको तो 90 चाहिए ही नहीं, उनको तो 83 चाहिए, 75 चाहिए। 50, 55 और 60% पे आपका CTET क्वालिफाई हो रहा है, वो भी आजीवन के लिए। मुद्दा वो नहीं है 90 का, मुद्दा है 130 का। 130 सही है तो वो इस बात की गारंटी देता है मोहर मार के कि आप टीचर बनोगे। और कोई ये कहे सर जी मेरे तो 120 है, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, वो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। 130 ये साबित करता है कि आपका IQ लेवल इतना है कि जितना एक टीचर बनने के लिए चाहिए। 130 इस बात की गारंटी देता है कि आपने मेहनत की है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, और आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सिलेक्शन पा जाओगे। तो ये तो आप लैंग्वेज को टारगेट करके CTET निकाल लो। या फिर दूसरा क्या है, पैडागोजी, क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र को टारगेट करो आप। कितने नंबर की है, 1 to 5th में 150 में से 75 नंबर की है। 6 to 8 में कितनी है, 60 से 65 की है 150 में से। आप पैडागोजी को टारगेट कर जाओ। 75 जब इधर आ रही है तो ये तो SC कैटेगरी में तो आप वैसे ही पास हो गए, ST में तो OBC के लिए 83 चाहिए, जनरल के लिए 90 चाहिए। तो आप स्मार्टनेस का प्रयोग, पढ़ना है, EVS की क्लास लेनी है, EVS की 60 क्लास ले ली, हिंदी की भी 60 ले ली, इसके बाद SST की 60 ले ली, इसके बाद आपने साइंस की 60, मैथ की 60, विद्वान बन जाओगे, टीचर थोड़े ही बनोगे। बनना टीचर है, CTET क्वालिफाई करना है 130 मार्क्स ला के। तो विद्वान अभी जितने भी आपके मैं कमेंट ले रहा था या पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा एक नहीं आपके लिए, लेकिन मैंने अपने लेवल पे सारे पढ़े, क्योंकि मैं कमेंट लेके पढ़ा के आपको भर्ती कराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो सिलेबस है ही नहीं जो आपके कमेंट है, जो आपके क्वेश्चंस हैं। सिलेबस तो ये है जो चल रहा था, जिसके आप आंसर नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए आपको ध्यान है, पैडागोजी को टारगेट कर जाओगे तब आपका हो जाएगा। अब रीजन क्या है, इन दोनों चीज़ों की आप सबसे कम क्लास लोगे, सबसे कम पढ़ोगे, और सबसे बड़ा रोल है ही नहीं का। लैंग्वेज का भी है, जो हिंदी में है वही संस्कृत में है, जो पैडागोजी हिंदी की है वही पैडागोजी इंग्लिश का है, बस लैंग्वेज चेंज है, उसका लैंग्वेज का जो माध्यम है वो चेंज है। आप मराठी भी लोगे, तमिल लोगे, तेलुगु लोगे, कन्नड़ लोगे, उड़िया लोगे, सबकी पैडागोजी इक्वल हैं, और सब में वही पैराग्राफ और काव्यांश आने हैं। तो जो एक लैंग्वेज पे मेहनत कर चुका है, दूसरे में स्वाभाविक बात है वो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, बशर्ते वो उसी से जुड़ी हुई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये तो आप ये करो। इसके बाद अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज पे भी फोकस नहीं किया, शिक्षा शास्त्र पे भी फोकस नहीं किया, आप केवल PYQ क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो सारे क्वेश्चंस वहाँ रिपीट होंगे, वो सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके
150 में से 60 क्वेश्चन, 150 में से 60 क्वेश्चन। अब यहाँ आपको कितने चाहिए, आपको चाहिए 30 क्वेश्चन पास करने के लिए, हो गए पास। ठीक है, ये बच गए आपके 30 क्वेश्चन प्लस आपको और चाहिए 150 में से, तो यहाँ प्लस 30। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने हो गए आपके, 150 में से 90 क्वेश्चन हो गए। ये 3 तरीके होते हैं सी टेट में पास होने के, जो केवल 15 दिन में ये काम आप कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा काम है बच्चों को स्मार्टनेस सिखाना। 18 घंटे पढ़ के 2005 तक लोग भर्ती होते थे, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो, पीसीएस के हो, टीचर के हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो। 18 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे पढ़े तो फिर आईएएस बनो यार। कहीं टीचर वीचर में टाइम पास कर रहे हो आप। अगर आप 18 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हो तो फिर आप उधर जाओ। ठीक है, टीचर बनने के लिए स्मार्टनेस चाहिए, हार्डवर्क बिल्कुल नहीं चाहिए। और स्मार्टनेस इसे कहते हैं कि ये तो आप लैंग्वेज पे फोकस करें तो ढंग से करें। पढ़ तो ली आपने लैंग्वेज, ठीक है, और पता है नहीं सिलेबस क्या है ना, ये पता कहाँ से कितना। ग्रामर की आपने ले लिए, कम से कम 60 लेक्चर ले लिए ग्रामर की। क्वेश्चन कितने आने, 2 या 3। आपने रस छंद अलंकार की क्लास ले ली, 50-60 ले ली, या 10 ले ली, 15 ले ली। क्वेश्चन कितने आने हैं आपके, 1 या 2। आपने शब्दावली पढ़ी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वर्तनी, शब्दार्थ, आपने 10 क्लास अटेंड कर ली। क्वेश्चन कितने आने हैं, 1 या 2। पेडागोजी कितनी आनी है, 15 क्वेश्चन। क्लास कितनी अटेंड करोगे, 1 या 2। एक क्लास में पेडागोजी खत्म। अब रीजन क्या है कि 1 क्लास 2 क्लास में 15 नंबर नहीं कर सकते आप, 15 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। तो जहां 15 क्वेश्चन आ रहे हैं क्लास ले रहे हो 1 या 2, और जहां 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां क्लास ले रहे हो 20, तो फिर सी टेट कहां से होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर जाओ, आप 1 to 5 हो, 6 to 8 कुछ 60 क्वेश्चन नहीं मिले आके मेरे कान पकड़ लेना। ठीक है, ऐसे ही हाँ पेडागोजी करोगे 1 to 5 में 65 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी है। ऐसे यहाँ लैंग्वेज में 60 में से 55 करके आओ, 60 क्वेश्चन लैंग्वेज के आ रहे हैं। तो आपको बाकी कितने चाहिए, 90 में से 35 चाहिए। जब यहाँ 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ आपको 30 चाहिए पास होने के लिए। 15 दिन का ही गेम है। अगर 1 साल पढ़ना है या 6 महीने पढ़ना है तो पीसीएस की तैयारी करो, डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करो। लेकिन आपको टीचिंग लाइन में आना है तो केवल स्मार्टनेस का प्रयोग करो, हार्डवर्क बिल्कुल मत करो। हार्डवर्क करोगे उम्र निकल जाएगी, या तो विद्वान बनोगे, या लेखक बनोगे, या साहित्यकार बनोगे, या साइकोलॉजिस्ट बनोगे, लेकिन टीचर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग भाषाएं, अभिव्यक्ति कौशलात्मक पर ही बल देना चाहिए। ये कह रहा ना, अभिव्यक्ति कौशलात्मक पर ही बल देना चाहिए, तो ही का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब बाकी पे बल नहीं देना है, एक पे करना है। अगर बात समझ में आप तक पहुंच गई है तो सारे बच्चे एक बार थम दे, सरस्वती का ध्यान करें, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री का कोऑर्डिनेशन करें, और अगर चाहे तो 15 दिन में ही इसका पूरा जो है टेंट खड़ा कर सकते हैं हम सी टेट का। लेकिन दिक्कत आपको क्या है, आप दिशा भ्रमित आदमी हो। ठीक है, आपको सही डायरेक्शन में काम ना करना आता है, ना आप विश्वास करते हो। टीचर आप तब बनोगे जब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें खाली हैं दिमाग में। रीजन क्या है ना, पहले से ही गड़ा भरा हुआ है, हम क्या डालें उसमें। हमारे पास ये सच्चाई है, कैरेविल ऐप पर और हिमांशी मैम के साथ ज़्यादातर वे बच्चे जुड़े हुए हैं जो रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं। इसलिए हमारा काम आसान हो जाता है। हमारी जो फर्स्ट रैंक आती है हर चीज़ में, या सेकंड आती है, थर्ड आती है, जो भी है, पहले 10 बच्चे हमारे ही क्यों होते हैं। मैं उसमें अपने को क्रेडिट नहीं देता हूँ, ना अपनी टीम को देता हूँ। वो सच्चाई हमारे पास जुड़ते ही बच्चे वही है। ठीक है, जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं, प्रीवियस नॉलेज ज़बरदस्त होती है, और वो रिजल्ट देने वाले होते हैं। अब हमारा काम उनको डायरेक्शन देने का है, लेकिन हम अपनी एक कमजोरी स्वीकार करते हैं कि हमारी बातों पे सारे बच्चे यकीन करते नहीं हैं, और जिस डायरेक्शन में हम उनको कहते हैं कि इसमें डायरेक्शन में काम करो, यहाँ मेहनत करो, वो नहीं करते, वो अपना दिमाग चलाते हैं। इसी वजह से जिस तरीके से 100% रिजल्ट चाहिए वो नहीं हो पाता है। केवल वो बच्चे जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और दाएं बाएं से कुछ भी इधर उधर पढ़ लिए हैं, फिर कहते सर जी मेहनत तो बहुत की है, 2 नंबर से रह गया। तो 2 नंबर से इसीलिए रहा ना, जो चीज़ बता रहे हैं वो समझ में आ नहीं रही। जब हम बता रहे हैं तब तो आप हवा में उड़ रहे हो।
ठीक है, आपको ही सब कुछ आता है क्योंकि आपने इधर उधर से बहुत कुछ पढ़ के आप लोग हमारे पास आते हो। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम CTET के अंदर ही आपकी हम नींव रख देंगे टीचर बनने की। मैं कह रहा हूँ ना 130 नंबर कोई वो नहीं है कि 130 बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा पहाड़ है आपके पास, ये सच्चाई है। जिस तरीके से यहाँ क्लासें होगी, अगर वो क्लासें आपने प्रत्येक टीचर की 5-5 क्लासें ढंग से अटेंड कर ली तो ये 5 दिन में आपको एहसास हो जाएगा 5-5 क्लास के बाद कि CTET हमारा निकल जाएगा। अब मुद्दा है 130 का, क्योंकि सुपर टेट अगर दोगे तो CTET के नंबर काउंट होंगे। ठीक, मुद्दा है 130 का इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब इंटरव्यू दोगे KVS में तो CTET में जब 130 नंबर आए तो KVS के इंटरव्यू में वो पॉजिटिव जाएंगे कि जिस बंदे के 150 में से CTET में जो उसने अभी क्वालिफाई किया है 2023-24 के अंदर, तो इसका मतलब वो टीचर बनने के लायक है, क्योंकि टीचर की पात्रता तो CTET है। तो CTET के जो ज़्यादा नंबर हैं वो आपको 2 जगह फ़ायदा कर रहे हैं, एक तो इंटरव्यू के अंदर और दूसरा सुपर टेट के अंदर, और तीसरा खुद का अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ कह रहा है बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, अनेक भाषाओं वाले बच्चे बैठे हैं, मौखिक कौशलों पर बल देंगे, बिल्कुल देंगे, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देंगे। तो क्वेश्चन का दायरा सीमित कर दिया। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर, जहाँ भी अधिकाधिक अवसर आएंगे वो भी अपने आप में बेस्ट हैं। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना, ही का प्रयोग कर दिया, ही, मात्र, केवल, ये सब, सिर्फ, ठीक है, ये जहाँ आ गए ये सिर्फ, ये आंसर नहीं बन सकते किसी क्वेश्चन का, ये ही की वजह से नहीं, ये भी नहीं है। ये कह रहा है मौखिक कौशलों पर बल देंगे, तो यहाँ आपको राइट आंसर क्या है, परस्पर बातचीत, अधिकाधिक अवसर, विभिन्न अवसर, अधिकाधिक अवसर, राइट आंसर हो गए। तो 30 क्वेश्चन करा दिए, 30 ही आपके टोटल आते हैं, 15 पैडागोजी। अब थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, हमारे पास कम है, तो इसमें बाकी जो आपकी क्लास करेंगे उसमें बताएंगे प्यारे दोस्तों हम पैराग्राफ के बारे में। तो अगली जो क्लास होगी उसमें गद्यांश पद्यांश को बिना पढ़े कैसे आंसर देना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गद्यांश पद्यांश को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब जैसे यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये हमारा गद्यांश आ गया, विद्यार्थी जीवन के अनुकूल मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब जरूरी नहीं होता है पहले पैराग्राफ पढ़ो तभी आप इसके आंसर दो, बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप इसके आंसर दे सकते हो। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया, तो यहाँ ये देखो रीढ़ की हड्डी जो शब्द हैं ये पैराग्राफ में कहाँ आया है, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी कहाँ है, ये रहा रीढ़ की हड्डी। तो ये क्या है, विद्यार्थी जीवन के अनुकूल मानव जीवन को रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। यहाँ पूर्ण विराम आ गया, इसके बाद नहीं जाना है। तो एक सेंटेंस में एक बात हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक भाव को हम कह पाते हैं। इसलिए मानव जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन को क्या कहा गया, रीढ़ की हड्डी, राइट आंसर हो गया बी। विद्यार्थी जीवन के काल को क्या कहा गया, अतिशोक्ति, आधारशिला, कष्ट और या सभ्य। विद्यार्थी जीवन के काल को ढूंढो कहाँ है, विद्यार्थी जीवन का काल, ये रहा काल, यही काल आधारशिला कहा गया। कौन सा काल, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। तो किसकी बात चल रही है, विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, यहाँ तो पूर्ण विराम है, यहाँ से चीज़ें शुरू हुई। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया। तो कौन सा काल है आधारशिला, विद्यार्थी जीवन का काल आधारशिला हो गया। निम्न में से आदर्श विद्यार्थी के गुण बताइए क्या है, श्रम है, अनुशासन है, समय नियमन है। पैराग्राफ में भी यही है और ये सारे ही विद्यार्थियों के गुण हैं, राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, सभ्य नागरिक के गुणों के लिए विद्यार्थी का काल बताइए। सभ्य नागरिक के लिए विद्यार्थियों का काल क्या है, अनुशासन, आधारशिला, पाठशाला। तो इसको देखते हैं यहाँ कहाँ कही गई है ये बात, सभ्य नागरिक की बात देखते हैं कहाँ है इसमें, सभ्य नागरिक। ठीक है, ये रहा सभ्य, यहाँ है ना पूर्ण विराम, इससे पहले नहीं होगा। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। तो विद्यार्थी काल क्या कहा गया, सुंदर पाठशाला कहा गया। तो राइट आंसर सभ्य नागरिकों के लिए पाठशाला शब्द आ गया। हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, हमने क्वेश्चंस के अंदर दिए गए शब्दों को पैराग्राफ के अंदर दिए गए सेंटेंसों में ढूंढा और वहीं ढूंढकर हम उसके आधार पे इन क्वेश्चनों को सही भी कर पा रहे हैं। इसके बाद ये तो विषय वस्तु के थे क्वेश्चन, निम्न में से पुरलिंग शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो संसार भी पुरलिंग है, सौरभ भी पुरलिंग है, हड्डी पुरलिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें ई आया है, ई अंत वाले अधिकांश संज्ञाएं केवल पानी को छोड़ के,
मोती को छोड़ के, मोती को छोड़ के और दही को छोड़ के, ये तो है पुरलिंग। बाकी किसी भी शब्द में अगर ई आता है अंत में, जैसे हड्डी में आया, वे सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ई अंत वाले क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना, शरीर के अंगों के नाम, जैसे ये भुजा है, इसको बहा भी कहते हैं, तो ये भुजा स्त्रीलिंग है, ये बहा स्त्रीलिंग है, ये कोहनी स्त्रीलिंग है, ये कलाई स्त्रीलिंग है, ये हड्डी स्त्रीलिंग है, ये उंगली स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से शरीर के जो हमारे अंग होते हैं उनमें स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? बहा, भुजा, कोहनी, ये कलाई, इसके बाद उंगली और ये वाली हड्डी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं? पुरलिंग। यदि वह नींव दृढ़ बन जाती तो जीवन सुदृढ़ व सुखी बन जाता। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम का क्वेश्चन है, तो इनका पैराग्राफ से कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि यदि वह नींव, तो यहाँ यह है अपने आप में सर्वनाम है, यह है नींव, तो ये नींव की निश्चितता का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। निम्न में से अतिशोक्ति शब्द के लिए सही विकल्प बताइए। तो अतिशोक्ति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग पुरलिंग, तो स्त्रीलिंग शब्द है अतिशोक्ति, ठीक है। क्योंकि कैसे बना है ये बना है अतिशय और उक्ति से मिलके। उक्ति का मतलब होता है कथन, यहाँ से हमने क्या ले लिया? अतिशय मतलब कहते हैं बहुत अधिक, अतिशोक्ति कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ये हो गया ए और ऊ मिलके औ बन गया। और जहाँ भी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा होती है, वो एक मात्रा या तो इसकी हो या इसकी हो, तो वो गुण संधि का उदाहरण कहलाता है। तो ये स्त्रीलिंग गुण संधि का उदाहरण है, राइट आंसर बी। तो कितने क्वेश्चन थे ग्रामर के? 3, और बाकी किसके थे? 5 विषय वस्तु के। टोटल कितने थे? 8 क्वेश्चन किसके? गद्यांश के। इस तरीके से आपको करने हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से आपको मिलूंगा मैं ऐप पे। अगर आपको आवश्यकता है और डेमो क्लास की, तो आपको दोबारा से फिर इसी यूट्यूब चैनल पर लेट्स लर्न पर आपको डेमो क्लास देंगे, जिसमें गद्यांश और काव्यांश को किस तरीके से बिना पढ़े हुए आप क्वेश्चनों को सही करने हैं, उस तरीके को आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एफर्ट्स जो हमने लगाया है, आपने जो मेहनत की है, आपको ये पसंद जरूर आएगी। और एक बड़ी संख्या में कैरियरविल ऐप पर आप बाकी बच्चों के साथ जुड़ के अपने CTET में 130 का आप स्कोर करोगे। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से अनुमति, और फिर मिलता हूँ आपको किसी और नई प्रैक्टिस के साथ, मैराथन क्लास के साथ लेट्स लर्न पर। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।